आज हम पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब जो संख्याएं हैं उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 140, तो हमें 140 के पहले गुणनखंड लिखने हैं। तो आप 140 के गुणनखंड कैसे लिख सकते हो? तो 140 के हम गुणनखंड करेंगे, फिर 2 से ये 35 टाइम्स, और ये 5 7 टाइम्स, और फिर 7 से 1 टाइम एक बार। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो 2 कितने बार आया है? 2 बार आया है। तो 2 का पावर हो जाएगा 2, 5 एक बार आया है तो 5 का पावर हो जाएगा 1, 7 एक बार आया है तो 7 का पावर 1 हो जाएगा। और यही रूप हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड, और इनका गुणनफल करोगे तो 140 आ जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड 156, आपको सिंपली 156 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे, फिर 2 से इसे डिवाइड करेंगे, और इसके बाद 3 से 13, और इसके बाद 13 से 1 टाइम। तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 2 बार आया है तो 2 के पावर हो जाएंगे 2, 3 एक बार आया है 3 का पावर 1, और 13 एक बार आया 13 का पावर 1। तो यही रूप हो गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमने इसे व्यक्त कर दिया। ऐसे ही एक और करते हैं सॉल्व थर्ड को। थर्ड हमारे पास है 3825। तो 3 8 2 5 को हम डिवाइड करेंगे, फैक्टर करेंगे इस प्रकार से। अब इसमें आखिरी संख्या है 5, तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा कम से कम। देखते हैं करके। तो 5 से डिवाइड करते हैं 7, 3 रह जाएगा तो 6 बार, फिर 2 5 बार, फिर से 5 से ये डिवाइड होगा। 5 से डिविजिबल है तो 5 से ये एक बार, 2 यहाँ रह गया तो 26 5 टाइम्स, और ये 3, और फिर अब तो 5 से डिविजिबल नहीं है, अब ये 3 से भाग लगेगा। 3 से 5 बार और एक बार, फिर 3 से भाग लगेगा 17 बार, और ये 1। तो इसके फैक्टर क्या हो गए हमारे पास? गुणनखंड इसके हो जाएंगे 5 गुणा 5। तो सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे, 3 है तो 3 गुणा 3, फिर 5 है इससे बड़ा 5 गुणा 5, और फिर 3, और फिर 17 एक बार। तो ये इस प्रकार से कुछ हो जाएगा। 3 2 बार आया है तो 3 की घात 2, 3 का पावर 2, और 5 2 बार आया है 5 का पावर 2, 17 एक बार आया 17 का पावर 1। तो ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने व्यक्त कर लिया। इसी प्रकार से फोर्थ को करेंगे सॉल्व। 5005, इसके हम फैक्टर लिखेंगे 5005। तो इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 0 0 1 करेंगे हम। 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि बाद में 1 है। 2 से डिवाइड होने के लिए संख्या एक कम से कम सम होनी चाहिए या 0 होना चाहिए। 3 से डिवाइड होगा नहीं है क्योंकि अंकों का योग करते हैं, तो अंकों का योग अगर 3 से भाग लगेगा तो संख्या भी 3 से भाग लगेगी। 4 होगा नहीं क्योंकि 4 सम संख्या है। 5 से होगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 5 नहीं है। 6 से भी नहीं होगा क्योंकि सम संख्या होनी चाहिए। अब 7 से भाग लगेगा तो एक बार, 3 बचेंगे 30 हो जाएंगे, 4 बार भाग लगेगा, फिर 3 बार। अब ये 11 से भाग लगेगा तो एक बार और 3 बार, और ये 13 से। तो इसके ये फैक्टर हो जाएंगे। हम इन्हें कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। इसके फैक्टर क्या आ गए? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। यहाँ सबकी घात एक ही है क्योंकि सब एक एक बार ही आए हैं, तो हम इन्हें इतना लिखा रहने देंगे। और ये क्या है हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया है। तो आप एक और है 5वां, इसे सॉल्व करते हैं हम। 7 4 2 9, इसके हम फैक्टर करेंगे। और 23 से एक बार, तो 7429 के फैक्टर होंगे
17 गुणा 19 गुणा 23, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब चलिए अब क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं सेकंड को। इसमें कहा गया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM मतलब मासा और लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। संख्याएं हमारी हैं 26 और 91। 26 और 91, तो 26 के गुणनखंड लिखेंगे। 26 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 13, 1 गुणा 2 गुणा 13। और 91 के गुणनखंड ऐसे ही लिखेंगे, तो 1 गुणा 7 गुणा 13। तो अब हम यहां लिखेंगे इसका सबसे पहले HCF मतलब मासा। मासा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन हो वो यहाँ क्या है? 13 है, तो HCF हो जाएगा 13। और इसका हम लिखेंगे लासा मतलब LCM। सबसे पहले तो जो कॉमन है और उसके बाद जो रह गया है उसका भी मल्टीप्लाई, मतलब 26 और 91 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे। द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई 26 एंड 91, तो 13 इंटू 2 इंटू 7, ये इसका हो जाएगा लासा। हम पता करते हैं संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स 26 इंटू 91। तो हम पता करते हैं HCF इंटू LCM। तो HCF हमारे पास है 13 और LCM है 13 गुणा 2 गुणा 7। इनका मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 2366। तो दोनों के दोनों बराबर हैं। 510 और 92। तो संख्या हमारे पास है 510। इसके फैक्टर करेंगे सबसे पहले, तो 510 और 92 के। दो से सबसे पहले करेंगे, फिर 5, फिर 3 और फिर 17। और इसके बाद हम लिखेंगे 92 के फैक्टर्स, 2 से, फिर 2 से, फिर 23। तो 510 हम मान लेते हैं। 510 को 510 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और 92 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। तो HCF हम सबसे पहले लिखेंगे मासा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा कॉमन क्या है? सबसे बड़ा कॉमन इसमें से क्या है? 2। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 सबसे बड़ा कॉमन हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारा? HCF। और LCM क्या हो जाएगा? LCM पता करेंगे, तो सबसे पहले जो कॉमन है उसे लिखेंगे। उसके बाद जो रह गया है यहाँ 3, 5 और 17, और यहाँ 2 गुणा 23। तो यहाँ 2 रहा, 3, फिर 5, फिर 17 और फिर 23। अब हम वेरीफाई करते हैं इसे। संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 510 इंटू 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 23460। तो हमारे पास ये आ जाएगा 40,920
और ये भी हमारे पास आ जाएगा 46,920। तो ये वेरीफाई हो गया। इसी प्रकार से आप थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे और उसका आंसर बताएंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें कहा गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसके फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो क्या है, संख्या हमारी है 12, 15 और 21, 12, 15 एंड 21। इनके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम सबसे पहले। तो संख्या है हमारी 12, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 है, इसके क्या हो जाएंगे 1 गुणा 2 इनके गुणनखंड करेंगे कैसे। सबसे पहले तो हमने जैसे कि 12 के गुणनखंड करने हैं तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स, फिर 2 से 3 टाइम्स और फिर ये 3, और उसके बाद क्या है 15। सिंपली हम इसी प्रकार से इनके गुणनखंड कर लेंगे, फिर 5 और फिर ये 1, और इसके बाद हम 21 के इसी प्रकार से गुणनखंड करेंगे, 3 से 7 बार 7, फिर ये 1। तो इनके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 12 के गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 3, 15 के गुणनखंड रहेंगे 3 गुणा 5, और 27 और 21 के गुणनखंड हमारे पास क्या रहेंगे 3 गुणा 7। तो अब ये हमने इनके लिख लिए हैं। अब इनको अभाज्य के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे कि यहाँ 2 बार आया है तो 2 के ऊपर घात 2 और 3 के ऊपर घात 1, क्योंकि 3 एक बार आया है। यहाँ 3 एक बार आया है और 5 भी एक बार आया है, और यहाँ 3 एक बार आया है तो पावर 1, और 7 एक बार आया है तो 7 का पावर 1। अब हम यहाँ HCF पता करते हैं। HCF लिखेंगे तो HCF का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा कॉमन। उभयनिष्ठ क्या है, सबसे बड़ा कॉमन। तो इसमें से सबसे बड़ा कॉमन क्या है, तो इसमें भी 3 एक बार है, और यहाँ भी 3 एक बार है, यहाँ भी 3 एक बार है। 2 इसमें है लेकिन इस किसी में 2 नहीं है, 5 यहाँ है तो और किसी में 5 नहीं। तो हमारे पास कॉमन क्या हो जाएगा ये, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3, तो इसका HCF हो जाएगा 3। अब पता करेंगे LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब क्या है, जो संख्याएं हैं 12, 15, 21, इनसे डिविजिबल सबसे छोटा नंबर क्या होगा, इनसे भाग लगने वाला सबसे छोटा नंबर। मतलब ऐसी संख्या जिसमें 12, 15 और 21 का भाग लग जाए। तो वो कैसे निकालते हैं हम, 3 कॉमन है, सबसे पहले तो जो कॉमन है वो लिख लेंगे, उसके बाद जो फैक्टर रह जाएंगे उनको भी हम लिख लेंगे। तो 2 टू द पावर 2, 5, 7, क्योंकि सारे सब एक बार ही आए हैं। तो अब इसको सॉल्व 420। तो ये हमारे HCF हो गया 3, LCM हो गया 420। चलिए सेकंड को सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड पार्ट 17, 23 एंड 29। ये जो संख्याएं दे रखी हैं ये प्राइम नंबर्स ही हैं, अभाज्य संख्याएं ही हैं। तो अभाज्य संख्याओं का कभी भी HCF हम पता करते हैं तो अभाज्य संख्याओं का HCF 1 आता है, क्योंकि यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। जब इनके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 का 1 इंटू 17, 23 का 1 इंटू 23 और 29 का 1 इंटू 29। तो यहाँ कॉमन क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, कॉमन यहाँ रहेगा 1। तो HCF हो जाएगा 1। और LCM, प्राइम नंबर्स का LCM उन नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही होता है। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका बस गुणा कर दो और ये हमारे पास आ जाएगा LCM। और थर्ड पार्ट को आप सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर कमेंट करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। HCF 306 और 657 का HCF आपको 9 गिवन है, HCF है इनका 9, और LCM
इनका हमें पता करना है। तो संख्याएं मान लेते हैं हम ए और बी, जो नंबर्स है, संख्याएं मतलब नंबर्स हम मान लेते हैं a इक्वल टू 306 एंड b इज इक्वल टू 657। तो हमने a और b नंबर्स मान लिए और हमें गिवन क्या है, HCF इन दोनों नंबर्स का हमें गिवन है 9, मासा गिवन है। तो आप लिखोगे वी नो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो संख्या हमारे पास क्या हो जाएंगी, 306 और 650 LCM। तो यहाँ से LCM हमारे पास आ जाएगा 306 गुणा 657 बटे 9। तो 9 से इसे भाग लगाएंगे 7 बार और 3 बार, और 306 और 73 का मल्टीप्लाई कर देंगे 22,338, और यही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें पता करना है 6 के ऊपर अगर कोई भी घात हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 या कुछ भी, तो 0 पर समाप्त हो सकती है, मतलब इकाई का अंक 0 हो सकता है। चेक करते हैं। तो हमें संख्या दी गई है 6 के ऊपर घात n, हमें एक नंबर दिया गया है ये 6 टू द पावर वेयर n इज नेचुरल, मतलब n का वैल्यू क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 0 नहीं हो सकता। तो सिक्स टू दी पावर n, हम 6 के गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3 और इसके ऊपर घात n। whenever, जबकि, for getting 0 at unit place, the required factor required factors are 2 into 5। मतलब कि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 लाना है, तो इसके लिए उसके गुणनखंडों में 2 गुणा 5 अवश्य आएगा। Therefore, we can say, हम कह सकते हैं 6 to the power n can never end with 0 as its unit place। हम कह सकते हैं कि 6 के ऊपर घात n संख्या में इकाई का अंक 0 नहीं होगा।
ये आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और दूसरी संख्या ये भाज्य संख्याएं हैं क्यों। मतलब ये हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये हमें संख्या दी गई है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या बचेगा, 7 गुणा 11 प्लस 1, क्योंकि यहाँ से ये 13 बाहर निकल गया है और यहाँ से ये 13 चला गया है, तो ये गुणा 1 बचेगा। चलो लिख लेते हैं गुणा। तो इन संख्याओं का गुणा कितना हो जाएगा, 7 गुणा 11 गुणा 1 77 प्लस 1, क्योंकि जब हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो सबसे पहले इनका गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ देंगे। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 13 इंटू 78, 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। तो कंपोजिट नंबर्स का मतलब क्या होता है, फिर जिनके गुणनखंड एक और उसी संख्या के अलावा और भी होते हैं, तो इसलिए यह संख्या कंपोजिट नंबर होगी। जैसे कि एक और संख्या है, उसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हमारे पास संख्या क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1 प्लस 5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो 5 कॉमन है तो 5 हम कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 गुणा 6 गुणा 4 3 2 1 प्लस 1। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले इनका गुणा करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से हम पहले भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, गुणा करेंगे, ये इनका गुणा आ जाएगा 1008 प्लस 1 बराबर 5 गुणा 1009। 5 किसी संख्या के 5 और 1009 गुणनखंड हैं, इसलिए यह संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि किन्हीं संख्याओं का गुणनफल वह संख्या आती है, लेकिन उसमें गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ना 1 होना चाहिए, ना वो स्वयं संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ 5 और 1009 का गुणनफल आएगा, जो कि वो संख्या न स्वयं है ना ही इसमें 1 है, अतः यह संख्या भी कंपोजिट नंबर होगी, मतलब भाज्य संख्या होगी। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। सोनिया एंड रवि टेक 18 minutes and 12 minutes respectively. मतलब सोनिया और रवि के द्वारा क्रमशः 18 मिनट और 12 मिनट समय लिया जाता है। तब हमें पता करना है वे कितने समय के बाद एक साथ मिलेंगे। तो हम यहाँ पता करेंगे, LCM ऑफ 18, 12। तो 18 और 12 का LCM हमें लिखना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे। तो 18 एंड 12, तो सबसे पहले 2 से फैक्टर करेंगे 9 टाइम्स, और ये 6 टाइम्स, फिर 3 से करेंगे 3 एंड 2, फिर 3 से 1,2 एंड फिर 2 से 1,1। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। तो 36 आप लिख दोगे। सो दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। वे 36 मिनट
के बाद मिलेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल, मतलब अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। लेट अस एज्यूम दैट स्क्वायर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया। देन we can write it in the form of P upon Q is equal to square root 5, or where P and Q are co-prime numbers. मतलब कि P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनमें केवल एक कॉमन होता है। तब हम इसे P बटे Q बराबर अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। जहां P, Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब P बटे Q बराबर अंडर रूट 5, हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, P बराबर स्क्वायर रूट 5Q, और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। आप लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट, ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास रहेगा P वर्ग P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड लिख लेंगे। From equation second, we can say P square is divisible by 5। मतलब कि समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अब P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, लेकिन P और Q तो हमने मान रखा था कि कोप्राइम नंबर्स हैं। एट लीस्ट 5 इज अ फैक्टर ऑफ P एंड Q, मतलब कि P और Q का कम से कम 5 एक गुणनखंड है। जबकि हमने तो माना हुआ था P और Q कोप्राइम नंबर्स हैं, इनका कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए एक के सिवाय। सो इट कॉन्ट्रडिक्ट्स, मतलब कि यह हमारी कल्पना का विरोध करती है। क्या है कि मतलब कि P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जबकि यहाँ तो मिल रहा है।
सो वी कंक्लूड दैट स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। लेट अस सपोज दैट 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज रेशनल। मान लीजिए 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। Then we can write it 3 + 2 square root 5 is equal to P upon Q, where P, Q are co-prime integers। co-prime integers मतलब जिनका कॉमन एक होता है, जहां P, Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, तब 2 स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू P upon Q माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल्स टू 1/2 P/Q माइनस 3। Because P, Q are co-prime integers। co-prime integers। P, Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। इसलिए हाफ P/Q माइनस 3 विल बी रेशनल। 2/2 P/Q माइनस 3 परिमेय होगी। सो स्क्वायर रूट 5 विल ऑल्सो बी रेशनल। स्क्वायर रूट 5 विल ऑल्सो बी रेशनल। इसलिए स्क्वायर रूट 5 भी परिमेय होगी। This contradicts the fact that square root 5 is irrational। यह तथ्य का विरोध करती है कि अंडर रूट 5 अपरिमेय है। Therefore +2 square root 5 will be irrational। अतः 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 परिमेय होगी। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। लेट अस सपोज दैट 1/√2 इज रेशनल। मान लीजिए 1/√2 परिमेय है।
then we can write it 1 upon square root 2 is equal to P upon Q, where P comma Q are co-prime integers, जहाँ P comma Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। तो स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू Q अपॉन P, बिकॉज P comma Q आर co-prime integers, क्योंकि P comma Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सो Q अपॉन P विल बी रेशनल, Q बटे P परिमेय होगी, Q बटे P परिमेय होगी। अतः हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट 2 विल ऑल्सो बी रेशनल, स्क्वायर रूट 2 भी परिमेय होगी, क्योंकि P बटे Q परिमेय है और P और Q इंटीजर्स को प्राइम इंटीजर्स हैं, तो Q अपॉन P रेशनल होगी, और Q अपॉन P रेशनल है तो स्क्वायर रूट 2 भी रेशनल होगी, क्योंकि Q अपॉन P इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। दिस contradicts the fact that square root 2 is irrational। ये हमारा जो कंक्लूजन आया है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि स्क्वायर रूट 2 इरेशनल है, क्योंकि यहां तो रेशनल आ गई है। यह तथ्य विरोध करता है कि स्क्वायर रूट 2 अपरिमेय है। यह इस तथ्य का विरोध करता है कि अंडर रूट 2 के अंडर रूट 2 अपरिमेय है, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल, देयरफॉर 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 विल बी इरेशनल। अतः 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 अपरिमेय होगी। अब हम सेकंड पार्ट को समझेंगे। प्रूफ करना है 7 स्क्वायर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं 7 स्क्वायर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तब हम इसे लिखेंगे 7 स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर P कॉमा Q आर को प्राइम इंटीजर्स, जहां P कॉमा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन 7 Q, because P comma Q are co-prime integers, क्योंकि P comma Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सो P upon 7Q will be rational,
p/7q परिमेय होगी, यह एक परिमेय संख्या होगी। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं, √5 will also be rational, √5 भी परिमेय होगी। This contradicts the fact that √5 is irrational. यह तथ्य का विरोध करती है कि √5 अपरिमेय है। Therefore 7 is irrational. अतः 7 अपरिमेय है। इसके थर्ड पार्ट को आप सॉल्व करेंगे और आंसर आए तो फिर कमेंट में यस लिखेंगे और नहीं आए तो नो।